नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आज और कल होगा। सम्मेलन सीएम योगी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। पुलिस मुख्यालय में सम्मेलन में 11 सत्र, जहां मुख्यमंत्री योगी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। 28 दिसंबर को सम्मेलन में 4 सत्र होंगे। पुलिसिंग बीट व्यवस्था पर चर्चा होगी, साइबर क्राइम मुद्दे पर भी चर्चा होगी, डीजीपी ने कहा। वहीं सम्मेलन के पहले डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं को बताते चले, प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन आज और कल चलेगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही पुलिस अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी इस पीसी को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं? जिस तरीके से सुबह 9:30 बजे से जो सम्मेलन है वो आज शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और जिस तरीके से जो हाईटेक अपराध इस समय साइबर क्राइम जैसे हो रहा है और उन सभी विषयों को लेकर के आज एक अहम बैठक साथ ही साथ सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें साथ ही साथ डीजीपी समेत जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सम्मिलित हुए हैं और जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बेहतर पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर के एक ये अहम बैठक है, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा ये साफ निर्देश दिए गए किस तरीके से पुलिस अपनी पुलिसिंग में किस तरीके की और बेहतरी दिखाए और कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तरीके कहीं ना कहीं पुलिस सामने नजर आए। जिस तरीके से देखा गया है हाल फिलहाल के वक्त में लगातार पुलिस की जो पुलिसिंग है वो कहीं ना कहीं और बेहतर होती गई है। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा खासा असर पड़ा है, टेक्नोलॉजी को भी बेहतर किया गया है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए जो पशु संबंधी जो समस्याएं जो सामने आती थी, साइबर अपराध सामने आते थे, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया गया है। जिस तरीके से बात किया जाए मोबाइल टेलीकॉम के सेक्टर में जिस तरीके से साफ तौर पर तमाम अपराध सामने आते थे, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया। लेकिन उन लगामों के बाद भी मुख्यमंत्री का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसी हिसाब से जीरो टॉलरेंस के हिसाब से जो 0% का जो ग्राफ है क्राइम का, उसमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक जो आज का सम्मेलन है जो 2 दिवसीय चलेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मेलन देखा जा रहा है। पूजा जी, अमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजामों, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुचारू रूप से पूरी की जाए। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत रखने पर भी विशेष जोर दिया। तो वहीं एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जो प्रदेश में कटेंगे 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम। एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म, मतदाता सूची में होंगे 55 करोड़ मतदाता। जो 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। 1.13 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा गया। 2003 में मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं। वहीं 51% मतदाताओं का 2003 की सूची में मिलान। 1.13 करोड़ लोगों के दस्तावेज मांगे गए हैं। 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे लोग। वहीं 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। वहीं 23.70 लाख डुप्लीकेट और साथ ही 83.73 लाख वोटर्स जो है गायब पाए गए। वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अपडेट का काम जो है जारी है। चुनाव आयोग ने बताया कि फॉर्म जमा करने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। इस अपडेट के तहत पहले ही 1.13 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा गया।
क्योंकि इनका नाम मिलान 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया था। आंकड़ों के अनुसार 51% मतदाता जो है 2013 की सूची से मिलान कर चुके हैं। 1.13 करोड़ लोगों से दस्तावेज मांगे गए और अब वे 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। चुनाव आयोग 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इसके बाद 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में कई लाख डुप्लीकेट मतदाता और आपको बताते हैं लाखों मतदाता जो सूची में होने चाहिए थे वे गायब पाए गए। तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। राजभर ने सपा सरकार के कार्यकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय सैफई में नाच गाना होता था और सहारनपुर में कत्लेआम होता था। ओपी राजभर ने कहा कि सपा शासन में अपराधियों के हौसले बुलंद थे और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी और सरकार का ध्यान जनता की सुरक्षा के बजाय राजनीतिक आयोजनों और दिखावे पर था। राजभर ने वर्तमान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही हो रही। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था, सैफई में नाच हो रही थी, बैठ के नाच देख रहे थे। वो भूल गए किसानों का भुगतान उठा के देख ले, 3 गुना ज्यादा भुगतान। उनकी सरकार में जितना भुगतान है उससे 3 गुना ज्यादा भुगतान हुआ है किसानों की, गन्ना किसानों का। अब अखिलेश यादव जी के जमाने में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे, उस पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लग गया है। अब जो बीच के बिचौलिया होते थे, बीच में माल लूट लेते थे, अब सीधे किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से किसान के खाते में आ रहा है, लाभार्थी उसके खाते में जा रहा है सीधे सीधे। तो अब तो दिक्कत तो लोगों को हो रही है जो कल तक स्वतंत्र होकर लूट रहे थे। 5 साल तो मुख्यमंत्री थे, तो क्या किए? उनको बताना चाहिए ना कि 5 साल हमने आशा बहुओं के साथ क्या किया है। खाली भाजपा, ये स्वाभाविक है। देखिए कल्चर है कि जो मजबूत होता है ना, फलदार वृक्ष में ही लोग चक्का मारते हैं, सूखा पेड़ पर कोई चक्का उक्का मारता नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक और प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी का जिक्र किया। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी से दुखी ब्राह्मण समाज के नेता समाजवादी पार्टी में आ जाएं। समाजवादी पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी। शिवपाल यादव यहां सपा विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के भतीजे रघुराज सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। देखिए, मैंने तो तभी तो उनको आह्वान किया है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मेरे पास आए, समाजवादी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान दें। चुनाव पीड़िता ने कहा कि अगर विधायक जी, चुनाव पीड़िता ने कहा अगर विधायक जी बाहर आते तो उनकी हत्या हो सकती है। किसने कहा? कुलदीप। चलिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका छुड़ाया है, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा करे। पीड़िता ने कहा कि और पीड़िता ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो, कुलदीप से ही तो डर है, कुलदीप से। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो रक्षा करे, उनकी सुरक्षा दे। अब वो जनता जवाब दे देगी, महिलाएं जवाब दे देंगी आगे आने वाले चुनाव। वो चुनाव होगा तो देखिए, वहां से जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और
वो वहाँ से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। तो वहीं इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो समुदाय के बीच हुए गोलीकांड और धारदार हथियारों के हमले में पिता पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अंकुर अग्रवाल सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच की जा रही है। की हत्या कर दी गई है। ये थाना पड़ता है इमलिया सुल्तानपुर। इसमें पुरानी रंजिश का एक मामला चल रहा था, जिसमें 2011 में एक मर्डर हुआ था। उसी में जिसके पक्ष के परिवार का मर्डर हुआ था, उसमें ये लोग अभियुक्त थे जिनकी मृत्यु हुई है। जिनकी आज मृत्यु हुई, उनके परिवार का उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि रंजिशन उन्होंने आज बदला लेने के भाव से इनके ऊपर हमला किया और दोनों को जो सिर में किसी बांके से या किसी बड़ी रॉड से हमला किया, जिससे दोनों का सिर फट गया, जिससे मृत्यु हो गई है दोनों पक्ष बाप बेटे की। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो नामजद अभियुक्त परिवार द्वारा बताए जाएंगे, सभी के ऊपर टीमें लिखनी हुई है अरेस्टिंग करने के लिए। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो वहीं खबर श्रावस्ती से है, जहां बौद्ध परिपथ नेशनल हाईवे 730 पर दो प्राइवेट बसों की आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई। यह हादसा नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाईपास पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक बस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 10 से अधिक यात्री भी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी इकोना भेजा गया। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और यातायात भी प्रभावित हो गया। पुलिस और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। 27/12/2025 को सुबह 6:30 बजे नवीन मॉडर्न थाना के अंतर्गत कटरा बाईपास के पास दो बस आमने सामने कोहरे की वजह से टकरा गई हैं। एक बस में टोटल 29 यात्री सवार थे, जिसमें से 10 यात्री घायल हैं। इनको तत्काल सीएचसी इकोना के लिए रवाना किया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद 7 यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। 3 यात्री को डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये अभी इलाजरत हैं। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये हादसा किस समय हुआ और दोनों बसों के बीच जो टक्कर हुई उसका कारण क्या था? देखिए, बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं, ये आज सुबह 6:30 बजे के करीब की घटना है, जब बौद्ध परिपथ नेशनल हाईवे 730 पर नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के पास कटरा बाईपास पर जब कोहरा था, तो कोहरे के कारण दो बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया है। ये बताया जा रहा है कि एक बस में करीब 29 यात्री सवार थे, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसमें से 7 यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थल पर भेज दिया गया है। और जबकि 3 यात्री का प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उनको बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक बस पंजाब से बहराइच बलरामपुर होते हुए बढ़नी नेपाल जा रहा था, जबकि दूसरा बस जो कि राजस्थान का बताया जा रहा है, वो बलरामपुर जनपद के हरिहरगंज से यात्रियों को उतार कर इकोना आ रहा था। इसी बीच जो कोहरा था, कोहरे के कारण दोनों बसों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। जी प्रदीप, मैं जानना चाहूंगी, गंभीर रूप से घायल यात्रियों की वर्तमान हालत क्या है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है या नहीं? नहीं, जो 10 यात्री घायल थे, जिनका 7 यात्रियों को उपचार के बाद उनके गंतव्य स्थल पर पहुंचा दिया गया है, जबकि जिन 3 यात्रियों की हालत गंभीर थी, उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। जी प्रदीप, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, हादसे के बाद रेस्क्यू और एम्बुलेंस कितनी जल्दी मौके पर पहुंची?
देखिए, जैसे ही सूचना मिली है, स्थानीय लोग, राहगीर ने पुलिस को सूचना दिया है। पासी में नवीन मॉडर्न थाना है, वहां से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को बुला करके और सभी जो घायल यात्री थे उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार करा करके और 7 यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया गया है। और डॉक्टरों की टीम ने गंभीर हालत में 3 यात्रियों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जी प्रदीप, हादसे के बाद हाईवे पर यातायात कितनी देर तक प्रभावित रहा? देखिए, पुलिस ने जो है तत्काल राहत बचाव करके और यातायात सुगम बनाने के लिए पूर्ण रूप से पूरा रोड जो जाम था उसको खुलवा दिया है और यातायात शुरू हो गया है। प्रदीप, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्यवाही शुरू की और किस पर जिम्मेदारी तय की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो इस समय कोहरे का कारण जो हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल यातायात की लापरवाही तो है ही है, क्योंकि इसमें जो कोहरे में जो विजिबिलिटी शून्य दिखाई दे रही है और चौपहिया वाहन और दोपहिया वाहन लगातार फर्राटे बढ़ते देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाना चाहिए, उस पर लगाम लगाना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटना न हो। जी प्रदीप, क्या ये इलाका पहले भी हादसों के लिहाज से संवेदनशील रहा है? जी बिल्कुल, ये बौद्ध परिपथ जो है वो नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर अधिकतर आए दिन कहीं ना कहीं हादसे होते रहते हैं। वो हादसे से अछूता नहीं है, रोजाना उस पे एक न एक हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है जो घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम नहीं लगाया जाए। उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि हादसों में कमी आ सके। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में मनाई जाएगी। इस पावन अवसर पर आज 27 दिसंबर से धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष आयोजनों की शुरुआत हो रही है, जो 2 जनवरी तक चलेंगे। वही कार्यक्रमों की श्रृंखला में वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन, राम कथा, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। मंदिर परिसर में भव्य रूप से सजाया गया है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना करेंगे। प्रशासन द्वारा यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर अयोध्या में उत्सव और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। नोएडा में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रयागराज में भी ठंड का प्रकोप जारी है। नागरिक ठंड से राहत पाने के लिए सुबह सुबह अलाव जलाते दिखे। वहीं आगरा शहर में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हुई है। वहीं आवाजाही प्रभावित हो रही है। फर्रुखाबाद में घने कोहरे ने दृश्यता घटा दी है, जिससे सड़क और दैनिक गतिविधियों में असर पड़ रहा है। अमरोहा में भी कोहरे के कारण NH9 पर यातायात धीमा पड़ गया है। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित मार्गों पर का ही उपयोग करने और यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी में जीरो विजिबिलिटी, जहां आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें फर्रुखाबाद, आगरा, प्रयागराज, अल्मोड़ा, नोएडा से जहां ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा में शीतलहर का घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा तक लेना पड़ रहा है। प्रयागराज में भी ठंड का प्रकोप जारी है। नागरिक ठंड से राहत पाने के लिए सुबह सुबह अलाव जलाते दिखे। आगरा शहर में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हुई है और आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। फर्रुखाबाद में घने कोहरे ने दृश्यता घटा दी है, जिससे सड़क और दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। अमरोहा में भी कोहरे के कारण NH9 पर यातायात धीमा हो गया है। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित मार्गों का उपयोग करने और यातायात में सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण बहल जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मैं जानना चाहूंगी, कोहरे को लेकर क्या यातायात पर क्या असर पड़ रहा है? जी, आपको बता दें कि अभी दिल्ली NCR की हवा जो है एक बार फिर से जहरीली हो गई, जिससे लोगों का जो सांस लेना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में पिछले
2 दिनों में जो है हवा में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन फिर दोबारा आज जो है आज जो फिर जो है एनसीआर में जहरीली हवा लेने के लोग मजबूर हो गए हैं। और आज जो एक्यूएल लेवल जो 450 के पार पहुंच गया है, वहीं ग्रेटर नोएडा में जो है 530 के करीब इसका जो है एक्यूएल लेवल दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। जी प्रदीप, मैं जानना चाहूंगी कि सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही है आम जनता के लिए, क्या अलाव जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें जब शासन प्रशासन जो है बिल्कुल उसने कमर कसी हुई है। वो रात को जो है लोगों के लिए जो है रहने के लिए रैन बसेरा की जिससे ठंड पड़ रही है, और जो गरीब लोग जो रात को आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, उनके लिए रैन बसेरा भी नोएडा में कई जगह खोले गए हैं। और उसके साथ साथ जो है हर जगह हर चौराहे पर जो है शासन प्रशासन अलाव भी दिला रहा है, जिससे जो है गरीब आदमी वहां पर रात गुजार सके। जी यदि मैं जानना चाहूंगी कि ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कहां पारा कितना डिग्री पाया गया? जी आपको बता दें, जिस तरह से ठंड का जो कहर बरप रहा है, उसमें जो है जगह जगह जो धुंध हो रही है। जी आज खास तौर पर जो सुबह के टाइम है, सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो है मोटी धुंध छा जाती है, लेकिन जो कॉलोनियां हैं उनमें तो धुंध का कोई असर नहीं है। लेकिन बाहर जो मेन रोड है या हाईवे रोड है, वहां पर जो है धुंध बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जी परवीन, मैं जानना चाहूंगी प्रयागराज में ठंड से बचाव के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? जी प्रयागराज में जैसे यूपी में जिस तरह से अलाव दिलाए जा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा किए जाए, इस तरह से प्रयागराज के जो प्रशासन है उन्होंने भी रैन बसेरे का किया है, इंतजाम किया है। उसके साथ साथ जो है जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, गरीबों को कंबल बांटे जा रहे हैं, और कई संस्था जो है ऐसी जुड़ गई है साथ में, जो रात को जमीन पे गरीब सोते हैं उनके लिए लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं, साथ में उनको कंबल बांटे जा रहे हैं। जी प्रवीण, अमरोहा में NH9 पर ट्रैफिक को लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्था और अपील है? जी आपको बता दें कि उसमें जो है एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और एडवाइजरी में ये बता दी गई कि इस टाइम जो है धुंध का जो असर होता है उस टाइम किस टाइम घर से निकलना चाहिए, और ये सब प्रशासन ने जो है वहाँ इंतजाम किया है। जी आगरा और फर्रुखाबाद में घने कोहरे से यातायात की दृश्यता की स्थिति कैसी है प्रदीप? आपको बता दें, जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से नोएडा में इस तरह की स्थिति वहां भी बनी हुई है, वहां जो है कोहरा जो है रात को भी और सुबह के टाइम भी कोहरा इतना हो जाता है कि 1 मीटर की दूरी पर भी जो है वाहन एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। इसलिए शासन प्रशासन ने वहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है, और साथ में जगह जगह डिवाइडर पे जो है उनके निशान लगा दिए गए हैं कि जिससे जो है दूर से उसकी पारदर्शिता दिखाई दे और कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। जी प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।